हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स गैलेक्सी। आज हम डिस्कस करेंगे CUET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट है वो वाला हम लोग डिस्कस करेंगे 3 साल के लिए 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 22, 23 और 24 का। तो मैं पहले तुम लोगों को एक बार वो उसका जो सिलेबस है मॉडर्न फिजिक्स का वो दिखा देती हूँ। ये है मॉडर्न फिजिक्स का सिलेबस। ओके, तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व है और न्यूक्लियर फिजिक्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। आज से कोई पार्ट नहीं है न्यूक्लियर फिजिक्स का। ओके, और क्वांटम मैकेनिक्स में भी दो दिया होगा। ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, ओल्ड क्वांटम मतलब वो वगैरह जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्प्यूटर इफेक्ट वगैरह, और न्यू क्वांटम मैकेनिक्स मतलब क्या होते हैं कि वो जो 1D बॉक्स ऐसा कुछ हार्मोनिक ऑसिलेटर, न्यू क्वांटम मैकेनिक्स भी दिया हुआ है। STR भी दिया है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो चलो आज हम डिस्कस करेंगे 2022 का, 2023 का और 2024 का। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द मीन लाइफ टाइम टी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऑफ विच द डीके कांस्टेंट लैम्डा इज गिवन 4.2 × 10⁻⁴ पर ईयर। ओके, यहाँ पे डीके कांस्टेंट दिया हुआ है। डीके कांस्टेंट लैम्डा इज इक्वल टू 4.28 × 10⁻⁴ पर ईयर। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि मीन लाइफ टाइम से और डीके कांस्टेंट का क्या रिलेशन, कि मीन लाइफ टाइम टी इजिकल टू होता है कि 1/λ। ओके, तो फिर 1/λ, तो लैम्डा इजिकल टू आ जाएगा 1/t, और टी का जो वैल्यू दिया होगा कि 4.28 × 10⁻⁴। तो ये क्या आ रहा है, 10⁴/4 4.28। तो ये क्या आएगा, 4.28 10⁴ आएगा कि 10⁴/4.28 4.28। तो ये आ रहा है कि 32,336.45 ईयर। ओके, तो यहाँ का जो ऑप्शन है तो ऑप्शन डी सही होगा, 2336 ईयर्स, ये सही ऑप्शन होगा। तो चलो उसके बाद जो क्वेश्चन आ देंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन द डिस्पर्सन रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स इन ए प्लाज्मा इज गिवन बाय ω² = c² - ω p²। फाइंड आउट द ग्रुप वेलोसिटी। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें जो एग्ज़ाम है तो MSc के लिए, जेस्ट के लिए भी कभी कभी आते हैं ये क्वेश्चन, और JAM के लिए भी आते हैं। तो CU सेट में दिया हुआ है डिस्पर्सन रिलेशन, तो यहाँ से ω² दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ω² दिया हुआ है, तो ω इक्वल टू क्या होगा, कि ω इक्वल टू होगा कि c²k², हम सिर्फ पॉजिटिव टर्म कंसीडर कर रहे हैं, c²k² माइनस ω का होल स्क्वायर, ω प्लाज्मा होगा होल स्क्वायर। तो हम लोग ग्रुप वेलोसिटी जानते हैं कि VG ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, dω/dk, राइट। तो VG होता है कि dω/dk। ओके, एंड VP क्या होता है, VP होता है कि ω/k, नॉट dω, ω/k। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं dω/dk। तो इस ये वाला इक्वेशन से हम कैलकुलेट करेंगे dω/dk। तो फिर VG आएगा, क्या होगा ये होगा कि ये आएगा कि 2c²k/2 × √2/x c²k² माइनस ω का होल स्क्वायर आएगा। तो ये आ रहा है कि c² बाई आएगा c²k² माइनस ω
रो का जो होल स्क्वायर आएगा, और वी जी और वी पी आएगा, ओमेगा बाई के। ओमेगा बाई के मतलब एक्चुअली इसको हम ओमेगा लिख सकते हैं, जो निचला वाला टर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर के बाई ओमेगा, राइट। कि इसको हम लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर के बाई ओमेगा, इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर के बाई ओमेगा, मतलब ओमेगा। और वीपी क्या होता है, ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के, राइट। तो वी जी इंटू वी पी क्या होगा, वी जी इंटू वी पी होगा ओमेगा बाई के वी जी का वैल्यू क्या है, पहले हम वी पी का ओमेगा बाई के इंटू सी स्क्वायर के बाई ओमेगा, राइट। तो यहाँ पे सी स्क्वायर आ रहा है, तो जो है कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू शो कर रहा है। तो फिर फेज वेलोसिटी का ये हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ग्रुप वेलोसिटी के साथ कैसा प्रोपोर्शनल होगा फेज वेलोसिटी का। देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है कि वी जी, ये तो कांस्टेंट है, तो वी जी प्रोपोर्शनल टू 1/p, तो ये होगा कि इन्वर्सली वी जी प्रोपोर्शनल टू वी पी, तो ये होगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये वाला इन्वर्सली ऑप्शन थर्ड ये सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ गया कि रीडबर्ग कांस्टेंट, रीडबर्ग फॉर कंसीडर हाइड्रोजन एटम इन ए हाईली एक्साइटेड स्टेट विथ एन अराउंड 400, एन नंबर ऑफ, एन मीन्स एनर्जी लेवल जो होता है एन इक्वल टू 1 2 3 हाइड्रोजन एटम के लिए, और एन दिया हुआ गया कि 400, ओके, ये बहुत हाई एन दिया हुआ गया, एन इज इक्वल टू 400, राइट। तो the wavelength of the radiation coming out of this atom of for the transition to be adjacent level, तो क्या होगा कि इसका एनर्जी लेवल में क्या होगा। तो इसके लिए हम जानते हैं कि इसका जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई होता है -13.6 eV बाई जेड स्क्वायर। लेकिन जब ये भी कंसीडर करना होगा, जब एन का वैल्यू बहुत बड़ा दिया होगा तो उसके लिए इसका एनर्जी में थोड़ा चेंज आती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि ये फार्मूला होता है कि ई इक्वल टू डेल्टा आई, जो चेंज आती है जब एन का बहुत वैल्यू बहुत बड़ा देते हैं, जैसे कि इसमें 400 दिया होगा कि, तो क्या होगा कि डेल्टा ई आएगा नियर इक्वल्स टू आएगा 27.2 जेड स्क्वायर। जेड्स मीन्स एटॉमिक नंबर, जेड स्क्वायर और नंबर ऑफ एन बाई एन क्यूब इंटू ई वी, ओके। ये आता है जब एन की वैल्यू बहुत बड़ा दिया होगा तब ये आता है। एक्चुअली चलो हम थोड़ा बहुत कर देते हैं, ये फार्मूला कहाँ से आया, लेकिन तुम लोगों ने तो समझ में नहीं आएगा। चलो बहुत दिक्कत होगा तो क्लियर आ जाएगा, अगर हम बोल देते कैसे आएगा तो थोड़ा बहुत क्लियर रहेगा, अच्छा है वो। एक्चुअली हम डेल्टा ई का फार्मूला क्या है, ई एन का फार्मूला क्या जानते हैं, ई एन का फार्मूला होता है -13.6 बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर ई वी। अगर हम डेल्टा ई निकालना चाहते हैं, डेल्टा ई होगा ई एन प्लस 1, जो एडजस्टेंट लेवल है, मतलब ये वाला एक लेवल और ये वाला, ये अगर एन है तो ये एन प्लस 1, इसके अंदर जो एनर्जी है डिफरेंस, वो अगर वो हम कैलकुलेट यहाँ पे बिठाए तो एक पर आएगा 1/n स्क्वायर -13.6 1/n स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। अगर इसे हम अप्रॉक्सीमेशन ले तो ये आ जाएगा n क्यूब के बराबर। ये तुम्हें याद रखना होगा, कभी कभी MCQ भी पूछ देते हैं कि डेल्टा ए जब n का वैल्यू बहुत ग्रेटर होता है तो कैसे वेरी करता है, वो n स्क्वायर के हिसाब से नहीं, n क्यूब के हिसाब से वेरी करता है। अगर ये वाला फार्मूला भी हम बिठाए तो यहाँ का जो एनर्जी आएगा तो क्या आएगा वो देखते हैं। उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका जो वेवलेंथ क्या आएगा वो देखेंगे।
तो यहाँ का जो एनर्जी आएगा तो कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा ई आएगा कि 27.2 बाई 400 का जो स्क्वायर, वो नियर इक्वल, एक्चुअली ये पूरा इक्वल नहीं है, वो नियर इक्वल से ये नियर इक्वल से ये आएगा। ये अगर हम सब कुछ वैल्यू बिठाए तो ये आएगा 427.2, ये आएगा 27.2 बाई 400 स्क्वायर, ये आएगा 4.25 इंटू 10⁻⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ओके, तो हम हमारे पास एनर्जी मिल गया, तो वेवलेंथ कैसे निकाले? वेवलेंथ आएगा लैम्डा इक्वल टू एस अपॉन डेल्टा ई। देखो यहाँ पे हम ऑर्डर फाइंड पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ढूंढेंगे, हम ऑर्डर देखेंगे कि माइक्रो ऑर्डर में है या फिर मैक्रो है या फिर मिलीमीटर नैनोमीटर इसमें है, क्योंकि ऑप्शन उसी हिसाब से दिया हुआ है। ओके, क्योंकि हम एक बार क्वेश्चन देखें, सॉरी क्वेश्चन उसके हिसाब से दिया हुआ है कि पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर और मीटर में आएगा। तो हम लोग उसी तरीके से ढूंढेंगे कि कैसा होगा। तो डेल्टा ई का जो वैल्यू आएगा वो होगा ऐसा कुछ, डेल्टा का जो वैल्यू आएगा वो होगा, इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको मिलेगा। ए सी का वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसा आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है कि 1240 के आसपास, 1240 बाई डेल्टा ई 4.25 इंटू 10⁻⁻7 आएगा। ओके, 10⁻⁻7 आएगा, तो इसका वैल्यू आ रहा है 2.9 माइक्रोमीटर के आसपास, थोड़ा 2.9 माइक्रोमीटर, सॉरी मिलीमीटर। तो अगर मिलीमीटर में है तो IR, माइक्रोमीटर और मिलीमीटर के बीच में है, वो है IR, इंफ्रारेड। ओके, तो इसका जो आंसर होगा तो ऑप्शन थर्ड सही होगा। ऑप्शन थर्ड वाला जो पोर्शन है वो सही आ जाएगा। चलो उसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ये वाला, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे दिया होगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड लैम्डा डीके कांस्टेंट लैम्डा। इसका तो फॉर्मूला मतलब सभी को लगभग याद है। तो क्योंकि ये टी हाफ होता है कि ln2 बाई लैम्डा, और ln2 का वैल्यू होता है 0.693। तो इसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। चलो उसके बाद देखते हैं। हाँ, ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बड़ा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ कि कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, गिवन बिलो और द टू स्टेटमेंट। इसमें ढूंढना होगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। कॉम्पटाउन इफेक्ट कैन एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, नहीं, क्योंकि कॉम्पटाउन इफेक्ट पार्टिकल नेचर को प्रूव करते हैं, वेव नेचर को नहीं। और यहाँ पे दिया कि डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द लाइट कैन बी एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ द पार्टिकल नेचर। नो, डिफ्रैक्शन पैटर्न वेव नेचर को और कॉम्पटाउन इफेक्ट पार्टिकल नेचर को, ये दोनों ही गलत, क्योंकि ये रिवर्स कर दिया। कॉम्पटाउन इफेक्ट का कर दिया कि वेव नेचर और डिफ्रैक्शन का पार्टिकल नेचर, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिफ्रैक्शन शो करती है कि क्योंकि डिफ्रैक्शन में हमें फ्रिंज देखने मिलते हैं ना। डिफ्रैक्शन अगर पार्टिकल होंगे तो फ्रिंज नहीं आएगा, अगर वेव होगा तब भी वो सेटिस्फाई करेगा कि हाँ वहाँ पे फ्रिंज है। कॉम्पटाउन इफेक्ट में ऐसा पार्टिकल शो करती है। तो फिर यहाँ का जो आंसर होगा, ये दोनों स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। तो यहाँ का जो सही आंसर होगा तो होगा कि बोथ आर इनकरेक्ट।
बोथ स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये वाला सर सही होगा, बोथ इज फॉल्स। ओके, तो उसके बाद देखते हैं ये क्या आते हैं कि वर्क फंक्शन दिया होगा, वर्क फंक्शन डब्ल्यू नोट दिया होगा, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन दैट कैन रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से निकालने के लिए वर्क फंक्शन कितना दिया होगा वो पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या आएगा कि वर्क फंक्शन का जो हम लोग क्या जानते हैं, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। अगर हम एनर्जी दें, अगर हम एनर्जी दें एच न्यू करके, तो कुछ एनर्जी तो जाएगा कि एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसके हिसाब से। अगर ये वाला पोर्शन है, ये है वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को अंदर से मेटल की सरफेस तक ले जाना, और उसके बाद सरफेस तक इलेक्ट्रॉन जब आ जाएगा तो उसको काइनेटिक एनर्जी की मदद से ये जाएगा उसका पोजीशन के पास, जिसका उसका टारगेट है वहाँ पे जाएगा। तो वर्क फंक्शन क्या करते हैं, मेटल के सरफेस के ऊपर आनते हैं इलेक्ट्रॉन को सरफेस से रिमूव करने के लिए। तो डब्ल्यू नोट दिया हुआ गया कि डब्ल्यू नोट इज इक्वल टू दिया होगा 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल, राइट। तो न्यू कितना होगा, यही एनर्जी है एच न्यू नॉट। तो फिर इसके लिए, इस एनर्जी देने के लिए कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो न्यू नॉट होगा कि 3.3 इंटू 10⁻⁻19/h, राइट। तो इसमें क्या आ जाएगा एच न्यू नॉट, तो फिर आ जाएगा कि एच का वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻34 होता है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ रहा है देखते हैं। 3.3 डिवाइडेड बाई 3.3 इंटू 10⁻⁻19। ये लगभग आ रहे हैं कि 5 इंटू 1 2 1 3 1 2 3 4 14 5 इंटू 10⁻14 हार्ट्ज के आसपास। ये पूरा 5 नहीं आएगा, वो 498 करके आएगा। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम 5 ले सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सी सही होगा, थर्ड वाला ऑप्शन है। चलो उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ऐसा दिया होगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, हम लोग जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। अगर पी को हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी फॉर्म √2m_e। 2m_e ई होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से क्या होगा कि अगर हम सब्स्टिट्यूट करें सबका सब वैल्यू, एच क्या होगा, एच होगा कि एच को एच ही रखते हैं, तो 2 इंटू एम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास अकॉर्डिंग टू एम ई भी 0.511 एम ई भी अपन सी स्क्वायर इंटू ई वी इंटू 100 ई वी। अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट करें तो इसका जो वैल्यू आएगा तो वो 1.2। ये तो आप घर में कर सकते हो, क्योंकि ये करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 1.2 इंटू 10⁻⁻10, मतलब ये आएगा 1.2 इंटू -10, तो आते हैं कि 1.2 एंगस्ट्रॉम, मतलब
क्या होता है कि पिकोमीटर में आएगा, तो 120 pm पिकोमीटर, 120 पिकोमीटर। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ के दिया, इसके बाद जो ये क्वेश्चन आएगा कि रदरफोर्ड मॉडल में Rutherford scattering formula for scattering of alpha particle by a thin foil depends upon the kinetic energy of E alpha particle के साथ क्या रिलेशन होता है। जो थिन फॉयल डिपेंडेंसी, थिन फॉयल का जो डिपेंडेंसी वो अल्फा पार्टिकल के साथ 1/e² के फॉर्म में चेंज होते हैं। ये तुम्हें याद रखनी होगी एग्ज़ाम के हिसाब से, ये तुमने थ्योरी में पढ़ा होगा, इसमें मतलब कुछ नहीं है, 1/e² के हिसाब से चेंज होती है। उसके बाद क्या है, ओके ये आ क्यों यहाँ पे, ये क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट इज कस्टमरली कॉल्ड बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये भी वैल्यू तुम्हें याद रखनी होगी, क्योंकि ये वैल्यू यूजुअली होता है कि बोर ऑर्बिट का वैल्यू, देखो ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये तुम्हें फर्स्ट बोर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो तुम्हें याद रखनी होगी। तो वो आता है R0 करके, R0 इक्वल्स टू होता है कि R0 इक्वल टू होता है कि 0.53 एंगस्ट्रॉम करके। तो यहाँ पे पिकोमीटर में दिया होगा एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर क्या होता है कि 10 टू द एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है 10 टू द पावर एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10। तो फिर पिकोमीटर में क्या आएगा, पिकोमीटर में आएगा 5.293, राइट, ये वाला ऑप्शन होगा 5.293 पिकोमीटर। पिकोमीटर मतलब क्या होता है, तो कन्वर्शन चाहिए। तो 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -12, तो एक एंगस्ट्रॉम होता है कि एंगस्ट्रॉम एंड मीटर का जो 10 - 10, टेन टू द पावर -10, तो यहाँ पे 10 - 12, तो क्या होगा कि 52.93, तो पिकोमीटर आ जाएगा। तो ये है एंगस्ट्रॉम पे, ये एंगस्ट्रॉम पे दिया होगा। तो फिर ये आ जाएगा 10 टू द पावर -10, 10 - 12 करने के लिए क्या करनी होगी, तो ऑप्शन बी सही होगा इसके लिए, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू आता है 10 - 10, 1 पिकोमीटर आता है 10 टू द पावर -12 मीटर, ये मीटर में, ये एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ आ गया। तो फिर एंगस्ट्रॉम से पिकोमीटर में जाने के लिए क्या करनी होगी, तो 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर, ये 53, 10 टू द पावर एक्चुअली ये है 10 टू द पावर सॉरी ये है 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। अगर 10 टू द पावर -12 बाई 10 - 12, तो ये 53 पिकोमीटर आएगा, 53 पिकोमीटर। तो इसके हिसाब से जो वो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया होगा, व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज इफ द इंसिडेंट फोटोन ऑफ सोडियम टारगेट। वाक फंक्शन दिया हुआ है, और जो क्या है प्लैंक फंक्शन दिया है। ये
फोटो इलेक्ट्रिक का जो फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला, वो तो तुम्हें मतलब कभी भूलना ही नहीं चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। वो होता है कि अगर एच न्यू एनर्जी दे इक्वल टू एच न्यू, उसके बाद कुछ एनर्जी तो वर्क फंक्शन में एच न्यू नॉट और काइनेटिक एनर्जी में लग जाएगा। तो ये होता है ई इक्वल टू डब्लू नॉट, वो है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, वर्क फंक्शन डब्लू नॉट इज गिवन, डब्लू नॉट कितना दिया होगा 2.5 ईवी, 2.5 ईवी। तो फिर काइनेटिक एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दिया है 10 टू द पावर 15। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा के इक्वल टू डब्लू नॉट माइनस ई। तो डब्लू नॉट क्या हो जाएगा, डब्लू नॉट 2.5, यहाँ पे जूल में है तो फिर हमें जूल में कन्वर्ट करने 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1.6, 1.6 माइनस 19 कूलम, माइनस क्या होगा कि 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू एच सी का वैल्यू एच न्यू, एच का वैल्यू क्या दिया होगा, एच का वैल्यू है 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 15। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 10 माइनस 13 1.6 10 टू द पावर माइनस 34, तो ये 10 टू द पावर माइनस 19, तो ये आएगा 2.63 आएगा, और इंटू टू द पावर 2.63 माइनस 34 माइनस 19 आएगा। तो इसके हिसाब से जो आंसर सही होगा वो है 2.63 10 टू द पावर माइनस 9 का ये फार्मूला, ओके। अभी क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू मोसल्स लॉ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे इन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द, क्या होता है, कोई एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट, मास नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड डेंसिटी ऑफ एलिमेंट। तो मोसल्स लॉ में हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी न्यू का जो फार्मूला होते हैं कि न्यू इक्वल टू के इंटू होता है कि जेट माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके। तो उसके हिसाब से न्यू प्रोपोर्शनल टू इस एक्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द जेट होता है कि एटॉमिक नंबर, तो न्यू आ जाएगा न्यू प्रोपोर्शनल टू जेट स्क्वायर, ओके, ये आ जाएगा। और बी होता है कि यहाँ पे स्क्रीनिंग फैक्टर होता है, ये हम मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करी क्लास में, बी होता है कि स्क्रीनिंग फैक्टर, ओके। तो फिर यहाँ पर आंसर जो सही होगा तो वो है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है, व्हेन एन एक्सरे ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर कोलाइड with an electron and it's scattered through 90 degree, what is the new wavelength? तो ये कॉम्पटन इफेक्ट का क्वेश्चन है। कॉम्पटन इफेक्ट में हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है कि चेंज ऑफ वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा, वो डेल्टा लैम्डा आती है लैम्डा माइनस लैम्डा प्राइम इजिकल टू होता है कि क्या होता है उसका फॉर्मूला H अपॉन एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो फिर डेल्टा लैम्डा अगर सबका वैल्यू हम डालते हैं यहाँ पे, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा प्राइम होगा एच बाई एम सी का एम ई सी, इसका वैल्यू तुम लोगों ने याद रखना, क्योंकि इसको हम लैम्डा जीरो बोलते हैं कभी कभार।
H/mc को उसका वैल्यू जो होता है कि नैनोमीटर रेंज में, क्योंकि नैनोमीटर में यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, नैनोमीटर में ये होता है कि 0.00243 इंटू 1 माइनस, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है cos 90 का वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो डेल्टा लैम्डा का वैल्यू वही आ जाएगा। तो फिर लैम्डा माइनस लैम्डा प्राइम आ जाएगा 0.00243। ओके, तो ये है डेल्टा लैम्डा। तो फिर लैम्डा प्राइम आ जाएगा, कि सॉरी ये गलती हो गई, गलत मतलब ये वाला फॉर्मूला में थोड़ा गलती हो गई। लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, हाँ वेवलेंथ बढ़ जाती है यार, लैम्डा प्राइम वेवलेंथ बढ़ जाती है, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, और तो लैम्डा प्राइम होगा कि 0.00243 प्लस लैम्डा। ओके, और लैम्डा तो दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ कि 0.00243 प्लस 0.1, ऐसा है तो ये आएगा 0.10243 nm नैनोमीटर, क्योंकि हम लोग नैनोमीटर में यही कंसिडर किया, ये वाला वैल्यू, इसका जो वैल्यू है तो 0.1204। तो ऑप्शन डी सही आ रहा है, ऑप्शन डी सही आ रहा है इसके हिसाब से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन एन एस्टिमेटेड मोमेंटम दिया होगा, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका मोमेंटम देखो कितना 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर में है, तो ये ऑब्वियसली रिलेटिविस्टिक केस होगा, नॉन रिलेटिविस्टिक तो नहीं होगा। तो रिलेटिविस्टिक केस के लिए हम लोगों ने जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी ई क्या होता है, ई इजिकल टू √/(p²) c² प्लस m0² c⁴, राइट। तो फिर इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम अगर m0² c⁴ दिया हुआ है, तो अगर p दिया हुआ, p कितना दिया हुआ, p दिया हुआ है कि 2.2 MeV/c। ओके, अगर सभी वैल्यू, अगर मास दिया हुआ है तो m0 इजिकल टू 0.511 MeV/c²। तो E आएगा इसका, हम देखो यहाँ से p² c² हमको PC मिल जाएगा, MeV/c², तो हम PC मिल जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 प्लस 0.511 इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर पे क्या आ जाएगा, इसका एक हम स्क्वायर ले तो आ जाएगा कि इसको देखते हैं 4 प्लस 0.511 इसका स्क्वायर 2.064 MeV, क्योंकि देखो सबका एनर्जी का ऑर्डर MeV में थे, तो MeV, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसके लिए। In blackbody radiation in a cavity, photon are created and annihilated. Annihilated means destruction as a result of emission and absorption by the wall of the cavity. यहाँ पे emission और absorption क्यों हो रहा है? Photon has one spin. Photon entropy of photon is very high. Chemical potential of photon is 0. Photon obey Pauli's exclusion principle. देखो पहले तो फोटोन कभी भी पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि फोटोन एक नॉट फार्मियन,
फोटोन बोसोनिक पार्टिकल है, तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा। और फोटोन का जो केमिकल पोटेंशियल ऑफ द फोटोन इज़ जीरो। हाँ, केमिकल पोटेंशियल ऑफ द फोटोन इज़ जीरो हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोटोन क्रिएट हो रहा है और एनाइलेट हो रहा है। अगर केमिकल पोटेंशियल क्या चीज़ है कि अगर हम कोई सिस्टम है हमारे पास, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, सपोज कुछ पार्टिकल है, अगर अभी भी मैंने कुछ हम लोगों ने कुछ पार्टिकल ऐड किया तो इसका तो एनर्जी डिफरेंट हो जाएगा ना। तो इसको इक्विलिब्रियम में फिर से ले जाने के लिए जितना हमें एनर्जी ऐड करना चाहिए या फिर एनर्जी यहाँ से निकाल लेना चाहिए, वो है केमिकल पोटेंशियल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना क्रिएट हो रहा है उतना एनाहिलेट हो रहा है, तो एनाहिलेशन और क्रिएशन वो कंट्रोल कौन कर रहा है? केमिकल पोटेंशियल। अगर केमिकल पोटेंशियल जीरो है तो कोई पार्टिकल यहाँ पे ऐड नहीं हुआ और कोई पार्टिकल उसमें सब्सट्रैक्ट भी नहीं हुआ, तो क्योंकि फोटोन तो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो ऑब्वियसली एनाहिलेट भी हो रहा है टू मेंटेन द केमिकल पोटेंशियल जीरो। सो केमिकल पोटेंशियल यहाँ पे जीरो होगा, तो इसका यही आंसर सही होगा। देखते हैं उसके बाद अभी देखो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन इज नोन टू हैव द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड ऑफ एक्यूरेसी 1%। व्हाट इज़ द मिनिमम अनसर्टेनिटी? तो उसका एक्यूरेसी 1% है, तो इसका अनसर्टेनिटी कितना होगा? डेल वी का होगा 99% उसका अनसर्टेनिटी होगा, तो फिर 99/100 इंटू 200 मीटर पर सेकेंड, तो फिर ये आएगा 198 मीटर पर सेकेंड, ये डेल्टा वी आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं अनसर्टेनिटी रिलेशन से डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी इक्वल टू नियर इक्वल्स टू h×/2 फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिलेशन डेल्टा पी डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू h×/2। ओके, तो पोजीशन क्या होगा? पोजीशन डेल्टा एक्स या उसको नियर इक्वल टू मान के चले h×2p 2 डेल्टा पी ए। सो यहाँ पे मास तो चेंज नहीं होगा, तो p इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू वी, तो मास तो अनसर्टेन नहीं हो सकते, तो v होगा, तो एम इंटू डेल्टा वी, तो h×2m डेल्टा वी। अगर 2m डेल्टा वी अगर हम सबका वैल्यू बिठा दें तो h×1.02 इंटू 10⁻⁻34 सॉरी 34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये 31 kg, ये 31 kg है, 31 kg इंटू डेल्टा भी क्या है 198। अगर सब वैल्यू हम इसमें पुट करें तो क्या आएगा? इसका जो सब वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि 0.28 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, तो उसके हिसाब से ये होगा कि 0.2846 माइक्रोमीटर, 0.2846 माइक्रोमीटर ये होगा। राइट, चलो उसके बाद देखते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया, सॉरी। ये वाला क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए हम फार्मूला तो मैं हम लोग को बोल देते हैं
इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा, हम लोग जानते हैं कि लैम्डा इजिकल टू क्या होता है, एच बाई पी, तो एच बाई रूट ओवर 2m ई, तो 2m ई। अब एनर्जी इसमें हम क्या करेंगे, तो टेम्परेचर के फॉर्म में बिठाएंगे। तो ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू, तो ई इज इक्वल टू इन द टेम्परेचर फॉर्म, ई इज इक्वल टू 3/2 kT, राइट, 3/2 kT। ओके, तो 3/2 kT। ओके, तो ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आ जाएगा एच बाई 3m kT। ओके, अगर 3m kT आ गया तो टेम्परेचर को हम केल्विन में बिठाएंगे, और ये सबको भी हम मास और इलेक्ट्रॉन सब कुछ बिठाएंगे, तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। ये आप घर से खुद, बस कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ही कीजिए। चलो, ये आपके लिए होमवर्क है, करिए घर में। अभी क्या है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन ए बॉक्स ऑफ विथ एल। तो यहाँ पे बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू पूछ रहे हैं 1D बॉक्स के लिए। तो ये तो आपको याद है कि ये वैल्यू आते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू आते हैं फॉर 1D बॉक्स के लिए L/2, एक्सपेक्टेशन ऑफ x आती है L/2, L/2। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से करके अच्छा, यहाँ पे क्या है, हाँ इस तरीके से क्वेश्चन गेट में भी पूछ रहे हैं कभी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन गेट में भी पूछ रहे हैं, अभी बहुत ट्रेंड है। तो क्या है, फ्रैंक-हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे पहले तुम लोगों ने ढूंढना कि तुम क्या जानते हो एक दो एक्सपेरिमेंट के बारे में जो तुम्हें पता है कॉन्फर्म, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर सब मैच करने जाओगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। तो देखो, तुम्हें पता है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिन वो स्टार्नगार्लक एक्सपेरिमेंट से आए हैं, तो इसके लिए तुमने लिख देना कि एग्जिस्टेंस को डी जो होगा वो डी ऑब्वियसली थर्ड में आ जाएगा, थर्ड में आएगा। यहाँ का अभी ऑप्शन देखो, ऑप्शन 1 और 3 में, ऑप्शन डी में 3 है। अभी देखो कि फ्रैंक-हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, तो तुम लोगों ने प्रैक्टिकल पे किया होगा कि फ्रैंक-हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में उसका जो एनर्जी के वर्सेस में, तो ऐसा ऐसा करके कुछ ग्राफ आता है। फ्रैंक-हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एनर्जी क्वांटाइज, ये एक पीक, ये पे पीक आती है, तो एनर्जी क्वांटाइज। तो फ्रैंक-हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, क्वांटाइजेशन होता है एनर्जी लेवल। तो ए आएगा 2 पे, ए आएगा सेकेंड पे। ओके, तो ये देखो, ये थर्ड ऑप्शन सही होगा यहाँ का, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखो डी में 3 और ए में 2, सिर्फ यही ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन पे है। लेकिन तुम लोगों को सभी चेक करनी है, अगर जीमान इफेक्ट को स्पेस क्वांटाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे एल से एम डिवाइड हो रहा है, एन से एल डिवाइड हो रहा है, एन से एल मिल रहा है हम लोगों को, तो वो, और उसके बाद आती है सी डेविसन गामर एक्सपेरिमेंट, वो प्रूव करती है वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का जो वेव नेचर है, जो पार्टिकल का, वो प्रूव करती है। ऐसे करेगा तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। ये तरीके से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी कुछ साल में बहुत आ रहे हैं एग्ज़ाम पे। भी देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन करनी होगी तुम लोगों को। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया होगा कि स्कैटरिंग इन ए स्कैटरिंग ऑफ एलिमेंट पार्टिकल,
experiment, the scattering cross section depend upon energy of incident particle, Planck constant h, and velocity of light c. One of the basic of dimension scattering cross section should be proportional. So scattering cross section क्या होता है कि सिग्मा होता है डी सिग्मा, कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है डी सिग्मा बाई डी के। वो एक्चुअली ये होता है कि तुम्हारा क्या हो गया, ये होता है कि डी सिग्मा बाई डी के। तो उसके लिए हम लोग को क्या करनी होगी, 1 मिनट, ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है। ओके, तो एच का जो ये होता है कि डायमेंशन, सी का डायमेंशन और ई का डायमेंशन पता करनी होगी। तो एच का जो डायमेंशन होता है, तो फिर वो होता है एच का जो डायमेंशन, एच क्या होता है, एच एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या होता है, आर क्रॉस पी। आर का डायमेंशन क्या होता है, आर का लेंथ और पी एम भी। तो एच का डायमेंशन होता है कि एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के। तो आर का तो आएगा लेंथ, और एम भी का क्या आएगा, एम भी तो मास। सो एम एल आर क्रॉस पी, पी इक्वल टू एम बी, तो एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -1। ये इसके देखो, ये जो एंगुलर मोमेंटम है, तुम्हें एच का है, जो एच है वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि एच हम कौन से रिलेशन में पढ़ा हुआ है, डेल एक्स डेल पी। डेल एच एंगुलर मोमेंटम होता है, तो एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी के रिलेटेड होता है, आर क्रॉस पी। और ये भी कर सकते हो डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो वैल्यू वो तुम्हें पता है, तो डायमेंशन तो तुम्हें निकाल ही सकते हो। देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो सपोज डेल्टा एक्स हाइजेनबर्ग कांस्टेंट से देखें, तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। देखो 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो एच क्रॉस जो है, एच क्रॉस क्या होता है, एच क्रॉस इजिकल टू एच बाई 2 पाई। सो 2 पाई का वैल्यू, तो एच क्रॉस का जो डायमेंशन होगा वो एच का भी होगा। तो फिर एल का, ये देखो ये लेंथ है, और ये क्या है, मास। पी इक्वल टू कहते हैं एम भी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, एम। वेलोसिटी क्या है, लेंथ बाई टाइम। एस इक्वल टू वी टी, वी इक्वल टू एस बाई टी, जो हमने 1 डायमेंशनल मोशन में पढ़ा है। तो लेंथ बाई टाइम मीन्स टी इनवर्स। तो हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -1। ओके, ऐसे आएगा, ये होगा एच का। अगर और क्या चाहिए, यहाँ पे सी दिया हुआ आ गया, तो सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी लाइट किसी का भी होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन तो सेम ही रहेगा। ये होगा लेंथ बाई टाइम एल इंटू टी इनवर्स। और एनर्जी क्या होगा, एनर्जी का कोई एक फार्मूला ले लो, उसमें फिर हो जाएगा। अगर 1D बॉक्स का फार्मूला ले, n² पाई स्क्वायर। मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं अगर कोई से भी सिस्टम, और तुम्हारे से जो ही अच्छा लगता है, मतलब जो ही ईजी फार्मूला है उससे एनर्जी का फार्मूला निकाल डायमेंशन, n² पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2ml²। देखो ये तुमने मतलब याद भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि कम से कम चीज़ याद रखो एग्ज़ाम में, जैसे अच्छा होगा। क्योंकि इतना एक्चुअली एग्ज़ाम का प्रेशर और याद रखने का प्रेशर तो बहुत डिफिकल्ट है। देखो ये एन तो नंबर 1 2 3 4 ऐसा कुछ, तो एन का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एन तो डायमेंशन लेस है, पाई का भी वैल्यू है डायमेंशन लेस। देखो एच कट स्क्वायर मतलब एच का जो डायमेंशन, क्योंकि मैंने अभी बोला कि एच क्रॉस इजिकल टू क्या होता है, एच क्रॉस इजिकल टू एच अपॉन 2 पाई, राइट, एच अपॉन 2 पाई। तो 2 और पाई इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है, बस एच का डायमेंशन। तो एच स्क्वायर मतलब इसका जो डायमेंशन का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन इसका स्क्वायर बाई मास इंटू लेंथ स्क्वायर। मास तो एम एंड लेंथ तो एल ही है, तो क्या होगा इसका डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन होगा एम स्क्वायर। मैं पूरा लिख रहे हो, तुम लोग ट्राई करना ये निकालने के लिए, ओके। नहीं चलो खैर मैं कर ही देती हूँ, चलो। तो फिर यह आएगा एम स्क्वायर, सॉरी
ये आएगा एच का जो डायमेंशन हुआ क्या आते हैं एच स्क्वायर का जो एम स्क्वायर एल टू द पावर 4 टी टू द पावर -2 बाई एम इंटू एल स्क्वायर वो आएगा एम सॉरी ये आएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टी टू द पावर -2 ये डायमेंशन होगा। तुम इसका भी एफ एनर्जी का जो डायमेंशन है वो डब्ल्यू इजिकल टू एफ एस जो हमारा प्राइमरी जो पढ़ा है उसमें से भी तुम निकाल सकते हो। फोर्स का चाहिए और लेंथ का चाहिए डब्ल्यू इजिकल टू एफ एस उस फार्मूला से भी तुम निकाल सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। उसके बाद आएंगे कि एनर्जी ई इजिकल टू तो यहाँ पे हम हिडन ट्रायल चेक करेंगे मेथड। तो पहला वाला ऑप्शन लेते हैं एच सी अपन ई। देखो एच सी अपन ई लोगे तो क्या आएगा एच सी एच क्रॉस सी तो इसका डायमेंशन मल्टीप्लाई करो एच सी अपन ई ओके। अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा एच का होता है कि एच सी तो ये होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1 ओके। और सी का क्या होता है एल इंटू टी और एनर्जी का क्या होता है कि जी का होता है एनर्जी का होता है कि एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। तो इसमें से अब सब कुछ देख के निकाल तो हम लोगों को आएंगे एल आएंगे एल तो एच सी वाई अपन का स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर तो डायमेंशन एरिया के इक्वल होता है ना एच सी। अब एच सी बाई एच सी अपॉन ई आ गया तो एच सी अपॉन ई का जो ये आएगा एच सी का वैल्यू एच सी अपॉन ई का जो होल स्क्वायर है वो एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर है और एरिया के डायमेंशन के प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलो देखते हैं। तो क्या है ये रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन इज एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज न्यूटन लॉ आर अप्लाइड इन दिस फ्रेम कैनॉट बी इनर्शियल बिकॉज अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन कैनॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ बिकॉज न्यूटन लॉ कैनॉट अप्लाई। नो ये तो इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन जीरो आता है डी वी डी टी जीरो आते हैं एक्सप्रेशन में ओके। तो इनर्शियल क्योंकि आर्थ तो सन के अराउंड सर्कल पे नहीं वो है इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। अगर इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं फोर्स है तो एक्सेलरेशन है तो सिस्टम इनर्शियल नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन जीरो आते हैं। तो the in this cannot be inertial frame because the earth is revolving around the sun यही सही होगा क्योंकि ये सन के अराउंड घूम रहे हैं ना डायरेक्शन चेंज करके तो कहीं ना कहीं फोर्स है इसलिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन है इसलिए वो ऑप्शन थर्ड सही होगा। चलो उसके बाद देखते हैं ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसमें क्या है सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव द टू पार्टिकल हैज स्मॉलर डी ब्रोगली वेवलेंथ व्हेन बोथ ऑफ देम टू पार्टिकल एक दो पार्टिकल है एक दो मास के दो पार्टिकल है दो मास के एक ये मास का और एक छोटा वाला मास का। अगर द हेवियर का टू पार्टिकल है स्मॉलर डी ब्रोगली वेवलेंथ द हेवियर ऑफ टू पार्टिकल
The smaller d value wavelength, the heavier of two particle, the heavier smaller d value wavelength. अगर हम लोग d value wavelength किसी से लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी, राइट। तो अगर मास कम होगा तो क्या होगा, अगर मास कम होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/m, ओके सॉरी, मूव विथ सेम वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी सेम है तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/m होगा, राइट। अगर 1/m तो दो पार्टिकल में द स्मॉलर द हेवियर ऑफ टू पार्टिकल है स्मॉलर डी बबल वेवलेंथ, द हेवियर ऑफ टू पार्टिकल, द हेवियर ऑफ टू पार्टिकल, दो पार्टिकल जिसमें छोटा होगा विथ मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। अगर सेम वेलोसिटी में जाएगा तो छोटा वाला जो बड़ा वाला है उसका वेवलेंथ कम होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये तो ऑप्शन सही है, तो ये तो सही ऑप्शन है, ये तो सही ऑप्शन है। द मोमेंटम, द मूव विथ सेम मोमेंटम, द मूव विथ सेम मोमेंटम, अगर मोमेंटम सही है तो डी बबल वेवलेंथ तो सेम होगा क्योंकि एम भी कांस्टेंट तो एच भी कांस्टेंट, एच तो कांस्टेंट ही तो लैम्डा कांस्टेंट होगा, नहीं ये सही नहीं होगा। द मूव विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, हाँ काइनेटिक एनर्जी चेंज सेम होगा तब भी उसका जो बड़ा वाला पार्टिकल है उसका वेवलेंथ कम रहेगा क्योंकि जो फार्मूला हम लोगों को अभी दिखा है, तुम लोग को दिखा है ना, 2m 3m kT। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो kT, तो मास तो चेंज होगा ना, तो मास तो बड़ा वाला पार्टिकल में ज़्यादा है तो उसका होगा, तो ये वाला पोर्शन। एंड फॉल थ्रू सेम हाइट, हाँ फॉल थ्रू सेम मास के डिपेंड करती है क्योंकि mgh, तो ये तो ACD सही होगा, ACD ओनली, ACD ऑप्शन 4 सही होगा। इसके बाद कहाँ पर है, ये क्या क्वेश्चन दिया, सॉरी, देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि देखो डी बर्गली वेवलेंथ से हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ क्योंकि डी बर्गली वेवलेंथ से हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलर मूव विथ सेम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहाँ पे सेम है, तो वेलोसिटी सेम है तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो वेलोसिटी सेम है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे किसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे वेलोसिटी सही होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे वेवलेंथ होगा वो हम लोगों को बोलना पड़ेगा, ओके। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, मास क्या है, मास पे डिपेंड करेगा, लैम्डा, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/m, राइट, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो फिर वो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके लिए किसका मास कम है वो देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए, उसके लिए किसका मास कम या फिर किसका मास ज़्यादा है ये देखना पड़ेगा। देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो अल्फा पार्टिकल की होगा ऑब्वियस, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में भी तो सबसे ज़्यादा ये होता है मास होता है क्योंकि 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन रहते हैं, और सबसे कम मास जो होगा वो है सब, उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा है प्रोटॉन और एच कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है एच कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। मास ये मास ऑफ प्रोटॉन, देखो मास सबसे ज़्यादा है तो मास जो है न्यूट्रॉन का ज़्यादा है, मास न्यूट्रॉन का ज़्यादा है, न्यूट्रॉन का मास, तो फिर सबसे ज़्यादा मास जिसका है वो तो बाद में आएंगे, तो फिर इंक्रीजिंग सबसे कम जो है वो है अल्फ़ा पार्टिकल का,
तो फिर ऑप्शन 2 सही होगा, क्योंकि ऑप्शन 2 में ही डी ऑप्शन पहले वाला है, बाकी सब नहीं होगा। देखो ये सिर्फ एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने पूरा करना, मास वगैरह याद रखना। ओके, यहाँ पे क्या दिया हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग, ये देखो ये क्वेश्चन यूसेट में एनटीए पूछ रहे हैं अभी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ तो फिर लैम्डा इजिकल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म में लैम्डा इजिकल टू h/2m, तो डी के साथ तो 1 ही रहेगा, सॉरी, तो फिर डी के साथ तो 1 उस हो गया, तो डी के साथ तो 1 ही रहेगा। तो उसके बाद क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वर्क फंक्शन अगर याद है तो एनर्जी, टोटल एनर्जी E इजिकल टू होता है W प्लस के मैक्स। के मैक्स को लगता है ई वी नॉट, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो E माइनस के मैक्स ही होगा। वर्क फंक्शन क्या होगा, E माइनस के मैक्स, और स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा के मैक्स बाई ई, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, तो फिर ये जो सी का जो है थ्रेशोल्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 5/8, क्योंकि ई इक्वल टू 5 इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू 5/8, तो ये होगा सेकेंड होगा न्यू इक्वल टू 5/8, तो फिर ये बी होगा सेकेंड के बराबर, बी होगा सेकेंड के बराबर। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो थर्ड के बराबर, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने घर में ट्राई करो एक बार, मैं बताता, क्योंकि मैंने डायमेंशन एनालिसिस बोल दिया कैसे करते हैं, प्लैंक कांस्टेंट का भी कर दिया, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कोई नहीं, वो है एनर्जी का डायमेंशन, और वर्क फंक्शन डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये सब वेवलेंथ तो मतलब क्या बोलते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ तो लेंथ का ही डायमेंशन होगा, तो ऑप्शन 1 और 2 से कोई एक होगा। तो प्लैंक कांस्टेंट प्लैंक कांस्टेंट आ जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट इज रिलेटेड टू एरिया, नॉट प्लैंक कांस्टेंट नॉट एरिया रिलेटेड। प्लैंक कांस्टेंट होगा कि ए मेल स्क्वायर T⁻⁻1, राइट, तो ये होगा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि देखो तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लेंथ है, तो फिर ये होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का। प्लैंक कांस्टेंट हमने बोला था तुम लोगों को कि ये आते हैं इस पोर्शन पे, तो प्लैंक कांस्टेंट होगा एच का जो डायमेंशन है वो होगा एम एल स्क्वायर T⁻⁻1, तो फिर ये है ए के साथ 3 है, ये के साथ 3 है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल वो एनर्जी का, और वर्क फंक्शन वो है एरिया से रिलेटेड होता है, तो फिर ये होगा ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 जो है वो सही होगा। ओके, चलो उसके देखो यहाँ पे क्या हुई, जब द फॉलोइंग पेयर फिनोमेना इलस्ट्रेटेड द पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी। हाँ, कॉम्पटन इफेक्ट दिखाती है, एंड ब्रैग्स लॉ नहीं दिखा था। ब्रैग्स लॉ तो वो है सॉलिड स्टेट में, वो इंटरप्रेनस प्लेसिंग फाइंड आउट करने के लिए पार्टिकल नेचर में। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, हाँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट वो दिखाता है कि वेव पार्टिकल डुअलिटी नेचर, तो इसमें जो सही होगा वो है ऑप्शन 3 वाला, क्योंकि ये MCQ है तो और कुछ नहीं होता है। कॉम्पटन इफेक्ट पाउलिस प्रिंसिपल तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो पाउलिस प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रॉन के लिए, कोई एक ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, क्योंकि उसका स्पिन हाफ है। ब्रैग्स लॉ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लेकिन ब्रैग्स लॉ नहीं होगा। अभी क्या बोल रहे हैं कि देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो तुम देख के लगा सकते हो, अगर ये करनी है। 1-2 क्वेश्चन रहेगा जो तुम्हें कैलकुलेट करनी होगी, और 1-2 क्वेश्चन होगा कि तुम देख के ही पता चल जाएगा हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है, तो तभी अच्छा। सब क्वेश्चन हार्ड नहीं देते और सब क्वेश्चन ईजी भी नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर पार्टिकल
Schrodinger, a particle is equivalent to a single wave packet. Light wave cannot be a wave. Obviously, according to Schrodinger, particle is a wave packet, right? वो है वेव पैकेट की तरफ, क्योंकि ये वेव पैकेट, पार्टिकल इज अ वेव पैकेट, क्योंकि ये जाते हैं इस प्रकार से बहुत सारे, मतलब वेव पैकेट के हिसाब से जाते हैं, और ये भी ऐसे जाते हैं, राइट। सो पार्टिकल है जो वेव पैकेट, नॉट अ सिंगल वेव, इसलिए यहाँ पर वहाँ पे होते हैं कि मिक्स स्टेट, प्योर स्टेट, ऐसा। उसके बाद आएंगे टू पार्टिकल इज मूविंग इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन इज द जेट स्पीड 0.9 c इन लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। सपोज दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल, पहले मैं तुम्हें ये दिखा देती हूँ। अगर दो रिलेटिव टू एज अदर, अगर दो पार्टिकल है, सपोज ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जितनी है, तो अगर दो पार्टिकल, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, अगर दो वेलोसिटी में आपस में अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी एक के रेस्पेक्ट में, और देखो एक तो देख पाएंगे कि वो स्थिर है, एक पार्टिकल आ रहे है उसके बाद, और एक भी देख पाएंगे कि उसके हिसाब से कि वो स्थिर है, उसका जो होने वाला जो पार्टिकल है वो उसके पास आ रहे हैं। तो इसके लिए लगता है कि वेलोसिटी एडिशन फार्मूला। तो वेलोसिटी एडिशन फार्मूला क्या होता है, एक्स एक्सिस में यू एक्स होता है। देखो ये जो वेलोसिटी एडिशन फार्मूला है, यू एक्स इक्वल टू वी एक्स प्राइम माइनस वी बाई 1 माइनस वी एक्स प्राइम अपॉन सी स्क्वायर। बट ये फार्मूला किसके लिए है, अगर दो ही पार्टिकल, तो अगर मान लो कि पार्टिकल नहीं तो फ्रेम मान लो कि दो फ्रेम सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं और ये भी जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो पार्टिकल, देखो ये तो अगर इसके हिसाब से हम कंसीडर करें, इस पार्टिकल के हिसाब से, तो ये देखिएगा कि वो स्थिर, वो स्टैटिक है। ये पार्टिकल जो है वो आ रहे हैं उसके पास, ओके, ये पार्टिकल आ रहे हैं, ये है स्टैटिक पार्टिकल है। अगर इस फ्रेम से कंसीडर करें तो ये पार्टिकल क्या होगा, ये इसके मतलब इस साइड पे आएगा अकॉर्डिंग टू दिस पार्टिकल, ओके, ये इस साइड पे आएगा। तो इसके लिए फार्मूला थोड़ा चेंज होगा, इसके v के प्लेस पे माइनस ऑफ v होगा, क्योंकि ये v वेलोसिटी में ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ रहे हैं, तो इसलिए इसका फार्मूला है वी एक्स प्राइम माइनस ऑफ माइनस v। देखो तुम्हें ज़्यादा फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं कि जो याद रखो तो उसका सिनारियो याद कर लो, तो उसमें ही अच्छा होगा। v ऑफ माइनस वी एक्स प्राइम अपॉन सी स्क्वायर, तो इसमें फार्मूला अगर बिठा दे तो क्या होगा, तो फिर ये आएगा 0.9 c प्लस 0.9 c बाई 1 प्लस 0.9 का जो होल स्क्वायर आएंगे, राइट। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.99 c, तो ऑप्शन सही होगा कि ऑप्शन थर्ड वाला, ओके। उसके बाद क्या होते हैं, ये क्वेश्चन है, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। लाइट कैन ट्रैवल विद द फ्री स्पेस फास्टर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि लाइट कभी भी फास्टर नहीं हो सकता है फ्री स्पेस में लाइट से भी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ज़्यादा नहीं हो सकती लाइट से भी, तो ऑप्शन ये तो गलत है। तो ये पार्टिकल कैन ट्रैवल इन ए मटेरियल मीडियम फास्टर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, ये भी गलत है, कभी भी हो नहीं सकता है लाइट से ज़्यादा। द पार्टिकल कैन नॉट ट्रैवल इन मटेरियल मीडियम, नहीं, पार्टिकल जा सकते हैं मटेरियल मीडियम से, ये गलत है, ये गलत है। पार्टिकल जा सकता है मटेरियल मीडियम से, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज एन एब्सोल्यूट कांस्टेंट, हाँ ये सही है, क्योंकि सी का वैल्यू तो कांस्टेंट ही है ना। तो ए बी डी
यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। द पार्टिकल कैन ट्रैवल इन फ्री स्पेस फास्टर, सॉरी मैंने गलत, ये पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो इफ ए पार्टिकल कैन ट्रैवल इन ए फ्री स्पेस फास्टर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ए पार्टिकल कैन ट्रैवल इन द मटेरियल मीडियम फास्टर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी गलत है। पार्टिकल कैन नॉट ट्रैवल इन मटेरियल मीडियम, नहीं ट्रैवल कर सकती है, ये सही है। velocity of light in free space, velocity of light in free space is absolute constant, ये भी तो सही है। particle cannot travel in material medium, particle can travel in material medium, I think velocity of light in free space is absolute constant, free space constant है, absolute है या नहीं, ये constant, ये particle constant है। velocity of light constant, yeah। हाँ ये भी गलत है, पार्टिकल कैन नॉट ट्रैवल इन ए मटेरियल मीडियम, पार्टिकल ट्रैवल कर सकती है। ये क्वेश्चन और आंसर में थोड़ा दिक्कत आ रही है, मतलब जो पूछ रहे हैं और जो लिख रहे हैं यही एग्ज़ाम में गलती हो जाती है। मेरे को तभी लग रहा है कि पार्टिकल क्या पूछ रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ। देखो पार्टिकल कैन नॉट ट्रैवल इन मटेरियल मीडियम, ये तो गलत है ना, पार्टिकल ट्रैवल कर सकती है, ये गलत है। तो ए बी सी जो ऑप्शन 2 होगा वो सही आंसर होगा। देखो इस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं, तो सोच समझ के आंसर देना एग्ज़ाम पे। तुम्हें लगेगा कि तुम सही कर रहे हो, तुम्हारे हिसाब से आंसर है, लेकिन आंसर कुछ पूछा था कुछ अलग, जो तुम्हें पता है जो अलग पूछा था वो भी पता है, ऐसा नहीं कि वो पता नहीं, लेकिन तब भी वो गलती हो जाते हैं। तो इसके बाद आती है कि रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। देखो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का जो मैथ है वो क्या है, फाइंड द wavelength shift in relativistic Doppler effect for each alpha line emitted by a star receding from the earth with a relative velocity 0.1 c। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट का जो एच अल्फा लाइन है वो रिलेटिव वेलोसिटी में आ रहा है, तो वेवलेंथ क्या होगा उसका, इसका वेवलेंथ होगा लैम्डा इजिकल टू लैम्डा प्राइम, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गया ना, लैम्डा का जो वैल्यू है वो चेंज हो, लैम्डा प्राइम होगा। तो लैम्डा प्राइम इजिकल टू लैम्डा इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी अपॉन सी बाई वी प्लस वी अपॉन सी, ये गलती हो गई, ये माइनस ये प्लस होगा 1 प्लस वी अपॉन सी, राइट, यही होगा। फाइंड द डॉपलर रिलेटिविस्टिक, तो यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है एंड वी और सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो 653 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 0.1 बाई 1 प्लस 0.1, उसके बाद वो आएंगे, उसका इसको कैलकुलेट करने से क्या आ रहा है देखो एक बार, कैलकुलेट करने से क्या आ रहा है, फाइव 9 5 क्या आ रहा है, 1 प्लस 5936 नहीं ये मैंने पहले फार्मूला वो सही थे,
ये होगा कि सॉरी प्लस माइनस में दिक्कत आ गया थोड़ा, ये होगा कि ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो अगर ये बिठाए तो 7255 एंगस्ट्रॉम, तो ऑप्शन ए सही होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो एयरिंग द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, रेडियोवेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे। तो एनर्जी किसके से रिलेटेड है, वेवलेंथ से रिलेटेड है। अगर लैम्डा इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा होगा ई बाई एस सी, इक्वल टू एस सी बाई ई। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका कम एनर्जी होगा। तो वेवलेंथ सबसे कम, देखो ये नहीं पूछा कि पर्टिकुलर वेवलेंथ क्या है, तो इसके लिए तुम्हें याद रखनी होगी। मतलब देखो एक्सरे तो सबसे वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू दिस गामा रे है, उसके पहले गामा रे उसका सबसे कम है, उसके बाद आती है एक्सरे। देखो ये वाला जो चार्ट है वो तुम्हें याद रखनी होगी। तो मतलब पूरा रट्टा नहीं, मतलब तुम्हें याद रहना चाहिए कि विजिबल रीजन के लेफ्ट साइड में क्या है और राइट साइड में क्या है। विजुअल रीजन के लेफ्ट साइड में देखें तो वहाँ पे है कि एक्सरे है, गामा रे है। ओके, तो एक्सरे का जो सबसे वेवलेंथ कम है तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा किसका, एक्सरे का। ओके, और देखो मैं दिखाती हूँ एक, ये याद रखना, ये वाला जो पोर्शन है ये याद रखना। देखो ये हमारा विजिबल वाला पार्ट रीजन है, विजिबल रीजन है। देखो ये विजिबल रीजन है, उसके लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है और उसके राइट हैंड में क्या हो रहा है। तो सबसे कम वेवलेंथ है गामा रे का, तो उसके बाद एक्स रे, उसके बाद यूवी, उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियोवेव। ओके, सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा क्या इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो एक्सरे का। तो एक्सरे का सबसे ज़्यादा, सबसे कम एनर्जी होगा किसका, रेडियोवेव का। उसके बाद एनर्जी कम हो, उसके बाद एनर्जी होगा माइक्रोवेव का। तो रेडियोवेव ऑप्शन ए में है, उसके बाद आएंगे माइक्रोवेव ऑप्शन बी, उसके बाद आएंगे इंफ्रारेड IR, इंफ्रारेड सी, देन डी। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो ये हम लोगों ने पूरा, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में मांगा है कि यहाँ पे एनर्जी बढ़ रहे हैं, एनर्जी इंक्रीज कर रहा है और यहाँ से वेवलेंथ बढ़ रहा है। ओके, सो ये ख़त्म है अभी, यही तक ही हमारा। थैंक यू। इसके बाद हम और भी कोई टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CUET का। ओके।